और विधानसभा के बारे में बातें करते हैं, जहां पर अभी तक अख्तरुल इमान साहब काफ़ी आगे नज़र आ रहे थे। अब वहां पर विपक्षी दलों द्वारा एक अलग तरीके का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्रत्याशी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन है वहां पर। तो एमआईएम की तरफ से नो डाउट अख्तरुल इमान साहब है, पिछली बार भी थे। जदयू की तरफ से सवा जफ़र साहब है और कांग्रेस की तरफ से अब्दुल जलील मस्तान साहब है। तो एमआईएम की तरफ से अख्तरुल इमान है और बाकी जो है यहाँ पर जदयू और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में जो है काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है, खास करके अख्तरुल ईमान के बीच में और अब्दुल जलील मस्तान के बीच में, महागठबंधन के बीच में। चलिए, ये तो हुआ हमारा ये जीत का समीकरण क्या कहता है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जाति समीकरण वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुस्लिम वोटर से जो है लगभग 70% है, 2,19,122 के आसपास वहाँ पर वोटर्स है। मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एससी मतदाता जो है 13,000 के आसपास है, 4.1%। अन्य जो है वो 26-27% के आसपास है। तो कुल मिलाकर जो 70% के आसपास जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स है, तो इससे पता चल रहा है कि ये आंकड़े काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं इस बार भी, क्योंकि तीनों जो अच्छे पार्टी के जो तीनों अच्छे उम्मीदवार हैं वो तीनों के तीनों मुस्लिम ही उम्मीदवार है। पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है, सबसे पहले एमआईएम की बात कर लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस और जदयू के जो कैंडिडेट उनके बारे में बातें करेंगे। तो एमआईएम का रिकॉर्ड यहाँ पर ये कहता है कि 2020 के अंदर जो एमआईएम पार्टी अख्तरुल इमान को उम्मीदवार बनाती है यहाँ से, और उनकी जीत हो जाती है 94,459 वोट लाते हैं, 51% के आसपास वोट लाते हैं, और बहुत तगड़ी जीत होती है इनकी यहाँ अख्तरुल इमान साहब की 2020 के अंदर। लेकिन इससे थोड़ा पहले चलते 2015 के अंदर तो एमआईएम ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था एमडी नवाजिश आलम को, और ये सिर्फ 1955 वोट लेकर आते हैं। तो ये जो छलांग है, जहाँ पर 1955 वोट लेकर आते हैं पहली बार एमआईएम पार्टी यहाँ से, तो दूसरी बार सीधा 94,000 के पास वोट ले आते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते हैं अमोर के अंदर अख्तरुल इमान साहब, और एमआईएम पार्टी यहाँ से जीत का खाता खोलती है इस विधानसभा के अंदर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जलील मस्तान के बारे में बातें करते हैं। बहुत तगड़े जो कैंडिडेट है ये भी, भले ही उम्र का एक लेकर बातें ज़रूर बन रही है कि एक एज हो गया है, उम्र हो गया है, लगभग 70 के आसपास इनका उम्र पहुँच गया है। बहुत सारे फ़ोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पर वो काफ़ी सुस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो भी अच्छा रहा है। 2015 के अंदर भी एमएलए थे, 2005 के अंदर 2 बार ये जीते, 2000 के अंदर भी ये जीते, 1985 के अंदर जीते, 1990 के अंदर जीते। तो कुल मिलाकर 6 बार जो है ये जीत चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कितने अच्छे ये तगड़े उम्मीदवार हैं। इतना तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो एक और उम्मीदवार है जिनका नाम है सबा जफ़र साहब के बारे में। सबा जफ़र साहब को इस बार भले ही जदयू ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये सीट एनडीए ने जदयू को दिया है, लेकिन इससे पहले भी इनके अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1997 में जो है ये एज ए इंडिपेंडेंट इनकी जीत हुई थी, और उसके बाद 2010 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनकी जीत हुई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों ही उम्मीदवारों के अगर कार्यकाल देखा जाए तो अलग अलग ज़रूर रहा है। जहां पर सीनियरिटी की अगर बात की जाए तो वो अब्दुल जलील मस्तान है, लेकिन अगर आंकड़े उठाकर देखा जाए कि काम अपने कार्यकाल में कौन किया है, तो अख्तरुल इमान साहब के बारे में बातें हो रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार जो है अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ से विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा आवाज़ और जो है वो प्रश्न काल में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछे यहाँ पर विधानसभा के अंदर। तो इससे भी एक आइडिया 2020 से 2025 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों का औसत संख्या जो है वो इनका ही रहा है, एएमएम का ही रहा है, अख्तरुल इमान का ही रहा है। तो इससे ये भी चीज़ें समझ में आती है कि ये जो है कितने अच्छे इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात की है। इसके अलावा इन्होंने अपने फंड से जो है सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में से एक है ये। टॉप 5 अगर उठा लिया जाए जो टॉप 5 एमएलए बिहार के अंदर, तो इन्होंने इन 5 में से जो है इनका भी नाम आता है, और इन्होंने 1820 करोड़ रुपये जो है वो फंड से काम किए हैं, तरक्की की है। ये सरकारी आंकड़े, सरकारी डाटा है, आप भी देख सकते हैं। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि अख्तरुल इमान का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन चूंकि अब विपक्षी के पास कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है कि अख्तरुल इमान साहब की कुछ कमी निकाला जाए कि भाई इनको बना दिया आप लोगों ने, तो ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बेकार है ये। तो इस तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट तो निकाल नहीं सकते थे। तो अब कर क्या रहे हैं कि इनके सामने एक मुद्दा निकाला जा रहा है कि बाहरी भक्त
भगाओ। यानी कि अख्तरुल इमान साहब अमोर के नहीं हैं, अमोर के बगल के हैं, तो भाई अमोर से इनको हटाओ। इस तरीके का मुद्दा निकालेंगे तो लोग जो है इसको समझेंगे और इनको वोट नहीं करेंगे, ऐसा जो है इनको लग रहा है, जो ये बातें कर रहे हैं खास करके अब्दुल जलील मस्तान और कांग्रेस और महागठबंधन के लोग। लेकिन सवाल फिर यहाँ भी खड़ा होता है कि अगर बाहरी की बात कर रहे हो तो कांग्रेस वाले कौन से यहाँ पर पीछे रहने वाले हैं? सोनिया गांधी कहाँ की? इटली की है। कहाँ से चुनाव लड़ती है? तो अमेठी से है। राहुल गांधी इलाहाबाद चुनाव कहाँ से? तो वायनाड से और अमेठी से। इसी तरीके से जो इनके खड़गे साहब है वो हैदराबाद से है और चुनाव कहाँ से? कर्नाटका में इनकी लाइफ, इनका कैरियर है। यही नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यार ये एक ऐसा अच्छा, बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो देख तारिक अनवर साहब गया से हैं, MP कटिहार से हैं, पप्पू यादव जो है वो मधेपुरा से है और MP पूर्णिया से है, मनोज कुमार जो है वो MP सासाराम के हैं और वो जो है कहीं और के हैं, शकील साहब जो है वो शकील अहमद साहब वो बरारी के हैं, MLA कदवा के हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यार वो साहब वहाँ के नहीं हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर वो लगातार जीत रहे हैं। तो जीत और हार जीत क्यों रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो यही अख्तरुल इमान साहब यहाँ पर पिछले बार भी काम किए थे, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे थे इन्होंने, सबसे ज़्यादा फंड जो है इन्होंने खर्च किए अपने एरिया में डेवलप के लिए। तो भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी लोग अगर इस तरीके के कमी निकाल कर इनको वहाँ से हटाना चाहते हैं तो फिर तो आपकी सियासत भाई बस फिर तो माशाल्लाह ही है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब जलील मस्तान साहब देखिए, आप 70 साल के आसपास के एज है, ये क्या ही किस एनर्जी के साथ काम करेंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। जिनका एज ही 70 साल के आसपास हो वो किस एनर्जी के साथ काम करेंगे भाई? ये भी दूसरी तरफ सवा ज़फ़र है। तो आप उनको सपोर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में जो है आप BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, NDA को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो अमोर के अंदर जो है कुल मिलाकर अख्तरुल इमान ही एक बेस्ट ऑप्शन है हर किसी के लिए, क्योंकि काम करने वाले भी है और वैसे भी सियासत और क़यादत के मामले में भी आगे है। अगर यहाँ पर ये साहब काम नहीं करते, अख्तरुल इमान साहब काम नहीं करते तो तब समझी जा सकती थी कि यार मतलब चलो काम नहीं कर रहा है तो इनको जो है इनको हटा देते। लेकिन ये तो काम कर रहे हैं ना, जो काम करना है उनको काम करने दीजिए, उनको बार बार मौका दीजिए। तो ये चीज़ें जो है वहाँ के आवाम को समझ में आना चाहिए और इन्होंने इस बार काम करके दिखाया भी है, न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्रों में बल्कि विधानसभा के अंदर क्वेश्चन और प्रश्न करके भी। तो ये आंकड़े हैं, ये डाटा है। हालांकि अब देखते हैं कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हो, तो जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो तभी पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से बताया जा सकता है, कहा यही जा सकता है कि अख्तरुल इमान साहब का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी है। 60-40 का जो है परसेंटेज है, 60% जीतने के चांसेस अख्तरुल इमान के एक बार फिर से है। लेकिन अगर कुछ वैसी चीज़ें हो जाती है, कुछ वैसा हो, अभी तो वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आंकड़ा यही है, डाटा यही कह रहे हैं, लोग वहाँ के लिए वहाँ पर रेडी है। बाकी तो जो भी चीज़ें होती वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।